नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। इस बुलेटिन में स्वागत है आपका। लोकसभा चुनाव के दौरान जो अधिकार मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद से छीन लिया था, वो अधिकार एक बार फिर मायावती ने अपने भतीजे को सौंप दिए हैं। मायावती ने मीटिंग के बाद आकाश आनंद को फिर से बीएसपी का नेशनल कोऑर्डिनेटर घोषित किया। साथ ही उपचुनाव में स्टार प्रचारक की जिम्मेदारी भी दी। यानी आकाश आनंद का सियासी कद फिर से बढ़ चुका है और आज आकाश के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देती दिखी मायावती। देखिए ये रिपोर्ट। क्या आकाश आनंद 2 महीने में परिपक्व हो गए? क्या मायावती को भतीजे पर फिर भरोसा हो गया? या फिर पार्टी को शून्य से शिखर पर आनंद ही पहुंचाएंगे? क्योंकि बसपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे आकाश आनंद की राजनीति में री एंट्री हो चुकी है। लोकसभा चुनाव के दौरान जिसे मायावती ने अपरिपक्व बताकर पार्टी में राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर के पद और अपने उत्तराधिकारी से हटा दिया था, अब विधानसभा उपचुनाव में उन्हें फिर राजनीति में सक्रिय किए जाने की तैयारी है। यूपी समेत अन्य राज्यों में होने वाले विधानसभा उपचुनाव के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में मायावती के बाद दूसरे नंबर पर आकाश आनंद का नाम है। मायावती ने भतीजे को बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। आकाश आनंद बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर बन चुके हैं। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर आकाश का नाम है। विधानसभा उपचुनाव के लिए उन्हें जिम्मेदारी मिली है। बीएसपी सभी विधानसभा उपचुनाव लड़ेगी। लोकसभा चुनाव के दौरान आकाश आनंद के प्रचार अभियान को काफी आक्रामक माना गया था कि बाबा साहब और माननीय साहब श्री काशीराम जी के सपनों को वो इस प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में लागू करके उनके सपने को पूरा कर सके। उनके कुछ भाषणों की काफी चर्चा हुई थी। ऐसे ही एक भाषण के बाद एफआईआर भी दर्ज हो गई थी। तब कई राजनीतिक जानकारों का कहना था कि आकाश के तेवरों से बसपा में एक बार फिर कुछ हलचल दिखने लगी है। इसी दौरान पार्टी प्रमुख मायावती ने आकाश आनंद से पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर का पद और अपना उत्तराधिकार वापस ले लिया था। तब से पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान और अब तक आकाश आनंद राजनीति में सक्रिय नजर नहीं आए, लेकिन अब एक बार फिर वो बीएसपी के लिए प्रचार करेंगे। क्योंकि जिस तरह से मंच पर वो दिखाई दिए, साथ में आनंद कुमार जो उनके सगे भाई हैं, वो जिस तरह से मंच पर दिखाई दिए, तो ये दोनों बातें इस बात की तरफ इशारा करती है कि आने वाले दिनों में बहुजन समाज पार्टी का जो पिलर होगा राइट और लेफ्ट का, वो आनंद कुमार और आकाश आनंद के बीच में होगा। यानी मायावती जी, उनके भाई, उनके भतीजे या फिर आनंद कुमार के लड़के भी आकाश आनंद ही हैं। तो कुल मिलाकर के तमाम चीजें इनके इर्द गिर्द हुई चलने वाली हैं। तो तमाम जो बातें थी 1.5 महीने पहले की, जब उनका निष्कासन हुआ था, उसके साथ बातें कही जा रही थी कि बहुजन समाज पार्टी उनके आक्रामक रुख की वजह से उन पर कार्रवाई कर रही है, उनसे जिम्मेदारियां वापस ले रही है। लेकिन आज की यह तस्वीर इस बात को साफ कर दे रही है कि उनको तमाम जिम्मेदारियां फिर से वापस मिलने जा रही। लेकिन 2 राज्यों में स्टार प्रचारक बनाए जाने से माना जा रहा है कि अब वो धीरे धीरे सक्रिय होंगे। बसपा सुप्रीमो के इस फैसले की राजनीतिक गलियारों में काफी चर्चा हो रही है। कई जानकारों का कहना है कि मायावती आकाश आनंद को पूरी तरह से राजनीति में लाने के लिए पिच तैयार कर रही हैं। जानकारों के मुताबिक लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी सुप्रीमो ने आकाश आनंद को शायद इसीलिए हटाया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि आकाश किसी विवाद में फंसे। रणनीति बनाई है आगे 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाना है। सभी कार्यकर्ताओं के लिए आकाश आनंद जी को जो जिम्मेदारी थी वो बहाल कर दी गई। जी सभी चुनाव लड़ेंगे, जो सामान्य चुनाव हो चाहे उपचुनाव हो, सभी चुनाव पे बहन जी ने कहा है चुनाव लड़ेंगे। आकाश आनंद जी को उत्तराखंड की भी जिम्मेदारी दी गई है, पूरे देश की पद पर बहाल करते हुए
माननीय बहन जी ने उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया है और अपना बहन जी ने उत्तराधिकारी बनाया है। पूरे देश की जिम्मेदारी रहेगी उनके पूरे देश की जिम्मेदारी दी है माननीय जो बहन जी। आगामी चुनाव आने वाले हैं उपचुनाव उसको लेकर कोई दिशा निर्देश। बहन जी ने कहा कि हम सभी उपचुनाव लड़ेंगे, जहां जहां यूपी में लड़ेंगे। बसपा पिछले कुछ समय से मान्यवर काशीराम जी का जो बताया रास्ता था उस रास्ते को भूल गई है। कहीं न कहीं वो अन्याय करने वाले लोग जो आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं, जो बाबा साहब के संविधान को कमजोर करना चाहते हैं, उनके साथ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से खड़ी नजर आई। इसलिए आज देश की राजनीति में बसपा की जो दुर्दशा है उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो बसपा की खुद की नीतियां जिम्मेदार हैं। आकाश आनंद पहले भी यूपी के बाहर दूसरे राज्यों में पार्टी के लिए अहम जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। इस बार भी रणनीति यही है कि पहले उन्हें दूसरे राज्यों में सक्रिय किया जाए, फिर धीरे धीरे यूपी में भी वो सक्रिय नजर आने लगेंगे। 2027 के विधानसभा चुनाव तक उन्हें पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतारा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आकाश आनंद पर मायावती ने 7 मई को कार्रवाई की थी। सवाल ये कि आखिर आकाश आनंद को मायावती ने हटाया क्यों था और इसके पीछे वजह आकाश आनंद के आक्रामक तेवर को माना गया था उस वक्त। दरअसल 28 अप्रैल को सीतापुर की रैली में आकाश आनंद ने आपत्तिजनक बयान दिया था। सीतापुर रैली के बाद मायावती ने एक्शन लिया। पहले 1 मई को औरैया और हमीरपुर की रैली रद्द कर दी गई, फिर आकाश आनंद को पार्टी से साइड कर दिया गया। उत्तराधिकारी और नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया गया। आक्रामक तेवरों से लोकप्रिय हुए थे आकाश, लेकिन आपत्तिजनक बयान पर चुनाव आयोग ने नोटिस भेज दिया था, जिसके बाद मायावती ने यह एक्शन लिया था। और आकाश की वापसी के साथ ही यूपी की सियासत में एक तगड़ी फाइट 2 दलित नेताओं के बीच नजर आ रही है। एक तरफ है बीएसपी के वारिस आकाश आनंद, तो दूसरी तरफ है 2024 के चुनाव में जीत हासिल कर रिकॉर्ड बनाने वाले चंद्रशेखर आजाद। दोनों युवा नेता हैं। दोनों की सियासत बाबा साहेब और काशीराम के विचारों के इर्द गिर्द ही घूमती है। सवाल यह है कि जनता, खासकर दलित समाज, किसे अपना नया नायक चुनेगी। कि बाबा साहब और मान्यवर साहब श्री काशीराम जी के सपनों को वो इस प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में लागू करके उनके सपने को पूरा कर सके। 2 युवा चेहरे, दोनों दलित राजनीति के सबसे बड़े दावेदार। एक जैसा अंदाज, एक जैसा तेवर, एक जैसी सियासत, लेकिन फर्क बहुत बड़ा है। आकाश आनंद वर्सेस चंद्रशेखर, दलितों के दिल पर किसका राज? काशीराम के विचार, कौन बड़ा दावेदार? यही सवाल सियासत के जानकार पूछ रहे हैं, यही सवाल दलित समाज पूछ रहा है, यही सवाल बीएसपी के अंदर खाने में भी पनप रहा हो तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि जिस तरह अपनी पहली परीक्षा में चंद्रशेखर ने नगीना से जीत का स्वाद चखा, उसने आकाश आनंद और चंद्रशेखर के बीच एक बड़ा फर्क खड़ा कर दिया। चंद्रशेखर आजाद और आकाश आनंद दोनों में बड़ा कौन? चंद्रशेखर आजाद ने जहां 2024 के लोकसभा इलेक्शन में अपने आप को प्रूव किया है कि वो बहुजन एजेंडे को आगे बढ़ा सकते हैं, वो धार दे सकते हैं और मान्यवर काशीराम साहब की पॉलिटिक्स को आगे बढ़ा सकते हैं। वहीं आकाश आनंद की जो शुरुआती स्पीचेज हुई हैं, जो उनके भाषण हुए हैं, जो उनकी रैलियां हुई हैं, उसमें हमने देखा है कि कैसे आकाश आनंद एक एंग्री यंग मैन की तरह निखर कर आए हैं और उन्होंने जो दलितों के एजेंडे हैं उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। तो कहीं ना कहीं बहुजन पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाने में ये दोनों एक मेजर प्लेयर हो सकते हैं और मेरा ये मानना है कि दोनों के अपने अपने वोटर और सपोर्टर हैं। आकाश आनंद हो या फिर चंद्रशेखर, दोनों की सियासी पिच एक ही है, दलित राजनीति। यही वजह है कि एक जैसी विचारधारा की वकालत करने वाले 2 युवा चेहरे एक दूसरे के खिलाफ अक्सर हमलावर नजर आए हैं। ये आदमी अपने आप को मसीहा बताता है। ये आदमी कहता है कि मैं सड़क पे उतरूंगा अपने समाज के लिए, आंदोलन करता है, झगड़ता है, लड़ता है, हमारे युवा साथियों को लेके पहुंच जाता है। फिर क्या होता है? हमारे युवा साथियों पे मुकदमे होते हैं और जैसे ही मुकदमे होते हैं वे बेचारे ढूंढते फिरते हैं कि भाई साहब हमें बचाओ। वो आदमी फिर यहाँ से छोड़ के दूसरी जगह भग जाता है, वहाँ पे आंदोलन करता है। मैं उनकी तरह ये तो नहीं कह सकता कि वो कौन है, मैं उनको जानता हूँ अच्छी तरह से। उनकी पहचान उनकी बुआ जी से,
यही उनकी पहचान है कि वो मायावती जी के भतीजे। और बड़ी बात यह है कि इतिहास गवाह है कि पैसे वालों ने कभी गरीबों को इंसान माना ही नहीं। आकाश आनंद ने चंद्रशेखर को मसीहा बताते हुए बरगलाने का जो आरोप चुनाव के दौरान लगाया, जनता ने उसका जवाब वोट करके दिया। नतीजा ये रहा कि 2019 में जिस नगीना सीट पर बीएसपी काबिज थी, वहां 2024 में चंद्रशेखर पहली बार चुनाव जीते। सभी जानते हैं इस चुनाव के बाद चंद्रशेखर जी का कद पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे उत्तर भारत में बढ़ गया और चंद्रशेखर जी के तरफ पूरा बहुजन समाज एक आकांक्षा भरी नजरों से देखने लगा। जहां तक आकाश आनंद साहब की बात है, आकाश आनंद हम सभी जानते हैं कि जो मुद्दे लोकसभा चुनाव के प्रथम 2 फेज तक उन्होंने उठाया वो मुद्दे बहुत ही प्रासंगिक थे, लेकिन उन्हें अचानक से साइडलाइन कर दिया गया। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों युवा बहुत ही ऊर्जावान हैं। आकाश आनंद 29 साल के युवा नेता हैं, जबकि चंद्रशेखर की उम्र 38 साल है। सियासी अनुभव की बात करें तो आकाश आनंद को अभी 2 साल भी सक्रिय राजनीति में पूरे नहीं हुए, लेकिन चंद्रशेखर पिछले 8 सालों से जमीन पर पसीना बहा रहे हैं। सड़क पर उतरकर दलितों के लिए आवाज उठाते रहे हैं। ये अलग बात है कि आकाश आनंद ने लंदन से MBA किया है, जबकि चंद्रशेखर ने कानून की डिग्री ली है। दोनों ही नेताओं की 2024 में पहली परीक्षा थी। बीएसपी तो एक भी सीट नहीं जीत पाई, लेकिन चंद्रशेखर ने नगीना से खाता खोलकर अपनी पहली परीक्षा पास कर ली है। अब दोनों नेताओं में से दलित समाज किसे अपना भविष्य का नेता चुनेगा, ये देखना भी कम दिलचस्प नहीं रहने वाला है। वैसे भी चंद्रशेखर और आकाश आनंद में जमीन आसमान का फर्क है। आकाश आनंद ने बीएसपी की पिच पर आसमान एंट्री ली, यानी उन्हें जमीन पर संघर्ष का कोई खास अनुभव नहीं है, जबकि चंद्रशेखर जनता के लिए जनता के बीच हक की लड़ाई लड़ते हुए कई बार जेल भी गए, लाठियां भी खाई और वक्त आने पर इंसाफ की जंग भी जीती। शायद इसी में काशीराम की सियासत के वारिस की कहानी छिपी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बड़ी खबर आ रही है कि अखिलेश यादव संसद सत्र से पहले अपने सांसदों के साथ मीटिंग करने वाले हैं। अखिलेश यादव संसद सत्र के लिए खास रणनीति बनाने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि सत्र शुरू होने से पहले ये बैठक होगी, जिसमें आगे का एजेंडा तय किया जाएगा। तो समाजवादी पार्टी के सांसदों के साथ अखिलेश यादव की ये मीटिंग होगी। सुबह 10 बजे सांसदों के साथ बैठक करेंगे। 24 तारीख से यानी कि कल से संसद सत्र की शुरुआत हो रही है। मोदी गवर्नमेंट 3.0 के बाद यानी कि नई सरकार के गठन के बाद ये पहला संसद सत्र होगा और इसे लेकर विपक्ष भी आक्रामक तेवर में अभी से ही नजर आ रहा है। अखिलेश यादव कल अपने सांसदों के साथ मीटिंग करने वाले हैं संसद सत्र से पहले कि इस सत्र में किस तरह की रणनीति अपनाई जाए और क्या रुख समाजवादी पार्टी के सांसदों का रहेगा। इसे लेकर कल सुबह 10 बजे मीटिंग होगी। और कल से शुरू हो रहे संसद सत्र से पहले फैजाबाद से एसपी सांसद अवधेश प्रसाद ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की और इस मौके पर उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी राय रखी है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले नकली लोग हैं, राम अनादिकाल से हैं, हम अयोध्या वासी हैं, साथ ही राम भक्त हैं। कक्षा 11 का संकल्प पूरा होने की शुरुआत, इसे कहा उन्होंने। भगवान रामलला का आशीर्वाद उनके साथ है। नफा नुकसान की राजनीति वो नहीं करते। तो सामने आ गया। अरे भाई, अगर ये होता तो चुनाव जीत जाते, हम काहे जीतते, है कि नहीं। और असली राम भक्त तो तय हो गया ना। अब असली राम अवधेश प्रसाद राम भक्त हैं। अवधेश प्रसाद जी पूजा करते हैं श्री राम जी की। असली राम भक्त समाजवादी पार्टी के लोग, हमारे नेता माननीय अखिलेश जी हैं, हमारे नेता जो दुनिया में नहीं हैं, मुलायम सिंह जी हैं। हम तो वहीं पैदा हुए हैं। कक्षा 12 BA में जब पढ़ते थे तो जहां रामलला जी विराजमान हैं, सीता रोसिंहा का दर्शन करते थे।
इधर सपा सांसद रामशंकर राजभर का न्यूज 18 पर बड़ा बयान। सांसद ने कहा कि संसद में जनहित के मुद्दे वो उठाएंगे। रमाशंकर संसदीय दल के नेता होंगे, अखिलेश ही होंगे, ये उनका कहना है कि संसदीय दल के नेता होंगे अखिलेश यादव। देश ने अखिलेश को स्वीकार किया है और अब यूपी में सपा और ज्यादा मजबूत होगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया गठबंधन को भारी वोट मिला है। दूसरी बार सदन में जो देश का मंदिर है उसमें हम लोग प्रवेश करेंगे और जो जनहित की समस्याएं हैं उसके लिए सदन में हम लोग जनता के हकों पर जो हमले हो रहे हैं अब उसको रोकने के लिए सदन में जो कुछ करना पड़ेगा अपने नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर हम लोग सदन में करेंगे। कल अखिलेश जी भी आ रहे हैं और 10 बजे बैठक बुलाई है सांसदों की, क्या संसदीय दल का नेता भी तय होगा उसी में? देखिए, हमारा तो संसदीय दिल्ली आ गए तो संसदीय दल के नेता है ही हैं, वो प्रक्रिया होगी, पूरा हो जाएगी। लेकिन अब हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को देश ने भी स्वीकारा है और जिस तरह से उत्तर प्रदेश जैसी सत्ता को, जो निरंकुश सत्ता थी, जो धनबल और सत्ता के बल पर लोग 80 का सपना देख रहे थे, उस उत्तर प्रदेश में हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी को जनता ने स्वीकार किया है और इंडिया गठबंधन को पूरी ताकत के साथ वोट किया है। भारतीय जनता पार्टी धनबल और सत्ता बल के बदौलत वो आई है और कितने वोट से जीते हैं उसके सांसद ये भी देख लीजिए। तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अब और ताकत से उभरेगी। आप लोग क्या चाहते हैं, सपा संसदीय दल का नेता कौन होना चाहिए लोकसभा में? उसमें कोई विवाद नहीं है। लोकसभा में हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से बढ़िया ओरेटर कौन है? वही होंगे, दूसरा कोई नहीं हो सकता।